लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक शब्द इस्तेमाल होता है एस्पेरिक। आजकल एस्पेरिक से लोग बड़ी माथापच्ची करते हैं। जैसे ही एस्पेरिक का नाम आता है लोग समझते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई बात है। ऐसा नहीं है। एस्पेरिक का भारत में पहले रस नाम था। भारत में इसे रस, शत, अर्क, जौहर, पौधांश, वनस्पतिक ऊर्जा आदि अनेक नाम थे। जब ये रस निकालने की क्रिया विदेशों में गई तो इसके विदेशी नाम रखे जाने लगे, जैसे एस्पेरिक, मदर टिंचर, एसेंस, एल्केमिकल, वेजिटेबल एनर्जी आदि अनेक नाम हो गए। क्योंकि वेदों की ये क्रिया पूरे विश्व में फैली थी। विश्व में इस क्रिया पे सबसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति पैरासेल्सस था। पैरासेल्सस ने रस निकालने की क्रिया जो विदेशों में की, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। वास्तव में ये क्रिया ऐसी क्रिया थी जो खोज से संबंधित थी। विदेशों में लोगों की समझ में आया था कि हम कोई ऐसी चीज़ बना लें जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। वास्तव में ये प्रेरणा मुझे भारत से ही मिली थी। कभी कभी नासमझी में कोई चीज़ सुन लेने से भी फायदा हो जाता है। भारत में वेदों में जगह जगह पर अमृत का नाम आया है। अमृत का अर्थ होता है न मरने वाला, सदैव जीने वाला। तो विदेशियों ने यह समझा कि हम अमृत की खोज कर लें और सदा के लिए अमर हो जाएं। तो इस पर छोटे छोटे लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए। जंगलों में जाते थे, जड़ी बूटियों का अर्क निकालते, उसे चखते, सूंघते, विभिन्न प्रकार तरीकों से उसका परीक्षण करते और धीमे धीमे ये क्रिया पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची। पढ़े लिखे लोगों ने भी भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और इस क्रिया में लग गए। जब इस क्रिया में लगे तो जो कि पढ़े लिखे लोग थे उसका साहित्य भी बनाने लगे। इसी बीच उनके चखने, सूंघने, शरीर पर लेपन करने आदि से बहुत सारी बीमारियां भी उनकी ठीक हो गई। तो उनकी ये बात समझ में आ गई कि इनमें कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बीमारियों से बचाती है। इसी प्रेरणा से संबंधित होकर के पढ़े लिखे लोग इसमें जुड़ गए। पढ़े लिखे लोगों में पैरासेल्सस का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। पैरासेल्सस ने जड़ी बूटियों का विभिन्न तरीके से अध्ययन किया और एक साहित्य बनाया। ये जड़ी बूटियों का जिस तरीके से वे अर्क निकालते थे, उस अर्क निकालने की क्रिया जो थी वो कई तरीके की थी, जिसमें
अर्क निकालने की जो पहली क्रिया उनकी होती थी, जो सबसे छोटी क्रिया है, वही आज भी भारत में भी अपनाई जाती है। विश्व के सभी जगहों पर वही क्रिया अपनाई जाती है। पत्तियों को हाथ से रगड़ कर रस निकालना। पेड़ों की पत्ती तोड़ी और उसको हाथ से रगड़ा और उसका रस निकाला, उसको बदन पे लगाया, चखा, सूंघा, परीक्षण किया। या लोग सीधे पत्ती तोड़ करके मुंह में डाल लेते हैं, उसके रस का टेस्ट करते हैं। दूसरी क्रिया थी, जो मोटे मोटे डंठल होते थे, उनका रस रगड़ कर नहीं निकाला जा सकता था। ऐसी क्रियाओं, ऐसी पत्तियों का रस निकालने के लिए उन्हें वो पहले कुचलते थे और महीन करने के बाद में उसका रस निकालते थे। कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें ये क्रिया संभव नहीं थे, तो वे लोग पौधों को पानी में डाल देते थे और पानी में पौधे पड़े रहते थे, जिससे पौधों के अंदर जो पौधांश होती थी, जो उनका अर्क होता था, वो पानी में आ जाता था। उसके बाद उस पानी को छानकर उसका रस निकाल लेते थे। मोस्टली ऐसी क्रियाएं उन पौधों में की जाती थी जो पौधे सूखे होते थे। ये क्रिया दो तरीके से होती थी। एक ठंडे पानी में पौधे को डालकर उसका अर्क निकालना, एक गर्म पानी में डालकर पौधे का अर्क निकालना। उन्हें इस बात का नॉलेज था कि गर्म पानी में पौधे डालने से अर्क जल्दी छोड़ देते हैं और ठंडे पानी में डालने से अर्क देर में छोड़ते हैं। दोनों पानी में अर्क निकालने में क्या अंतर होता है, यही वो लोग जानना चाहते थे। इसके बाद एक और क्रिया थी कि पानी में पौधों को डालकर सड़ा देते थे। वो ये देखना चाहते थे कि पानी में डाल करके जब इसको हम सड़ाते हैं तो कितना भाग इसका सड़ता है और सड़ने पर कौन सी क्रिया होती है। इसी क्रिया को फर्मेंटेशन कहा गया है। उसके बाद में धीमे धीमे समय का विस्तार हुआ। लोगों ने कहा कि जब भभकी की विधि से इसका अर्क निकाल करके देखा जाए, इसका रस निकाला जाए, उसमें क्या होता है। तो उन्होंने एक कढ़ाई में, एक हांडी में पानी भरा और वो जो पहले से सड़ाया हुआ पौधा था उसको उसी में डाल दिया और उसको बॉईल करना शुरू किया। तो उसकी जो भाप थी उसको ठंडा करके दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया। इस प्रकार से जो रस प्राप्त हुआ उसमें कलर नहीं था, कोई गंध नहीं थी, पानी जैसा था। उसको भी उन्होंने चखा, सूंघा, देखा और उस पे साहित्य लिखा। और ये पांचों क्रियाएं भारतीय आयुर्वेद में
वर्णित हैं तो और भी क्रियाएं, लेकिन यहाँ पर केवल हम वनस्पति का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इतनी ही क्रियाओं का हम वर्णन करेंगे। पश्चिमी देशों में, जिन देशों में ये क्रिया पहुंची, उन देशों में इन रसों के नाम अलग अलग भाषाओं में रखे हैं। लोगों ने अपने हिसाब से इसके नाम रख लिए हैं, लेकिन चीज एक ही है, चीज में फर्क नहीं है। पैरासेल्सस ने अर्क शास्त्र के ऊपर बहुत काम किया है और पैरासेल्सस के सिद्धांत पर ही होम्योपैथी जो हानीमैन ने इस्टेब्लिश किया था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सीजर मैटी ने इस्टेब्लिश किया था, दोनों उसी पर आधारित हैं। या यूँ कहा जाए कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों पैरासेल्सस के दो हाथ हैं। एस्पेरिक निकालने की क्रिया पर औषधीय गुण बदल जाते हैं। जिस ढंग से हम औषधि निकालते हैं, उस ढंग के आधार पर उसके औषधीय गुण चेंज हो जाते हैं। इसलिए अर्क निकालने की क्रिया पर औषधीय गुण चेंज होना स्वाभाविक है। और ये औषधीय गुण विभिन्न पैथियों में विभिन्न तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आयुर्वेद में जो वनस्पतियों का औषधीय गुण है, वो अर्क को कूट पीट कर क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अर्क भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल आंवला और गिलोय का रस सभी जानते हैं। ये कूट करके ही, पीस करके ही निकाले जाते हैं। भबका के द्वारा आयुर्वेद में भी अर्क निकाला जाता है। गुलाब जल और क्योड़ा जल इसी तरीके से निकाले जाते हैं। सड़ा करके भी अर्क निकाले जाते हैं। ये भी आयुर्वेद में भी निकाले जाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले आयुर्वेद में मृत संजीवनी सुरा आती थी, वो सड़ा करके ही निकाली जाती थी। आज भी जो शुराएं तैयार की जाती हैं, जिसे शराब कहते हैं, ये सड़ा करके ही निकाले जाते हैं। अर्क का एक नाम एल्केमिकल है। एल्केमिकल, एल ये एल मैंने शराब, और केमिकल मीन्स रसायन होता है। वो रसायन जो शराब जैसा हो उसे एल्केमिकल कहते हैं। जो इस क्रिया को करते थे, रस निकालने की क्रिया को करते थे,
विदेशों में उन लोगों को एल्केमिस्ट कहा जाता था। और इस सारी क्रिया को जो नाम था वो कीमियागिरी नाम था, जिसे लोग आज भी, भारत के लोग बड़े प्यार से, बहुत मंजे हुए भाव में बोल देते हैं, क्या कीमियागिरी करते हो। कीमियागिरी का मतलब है चीज़ों का चखना, सूंघना, उस पर परीक्षण करना। तो हमने शार्ट में बताया, जो ये काम करते थे उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था। इस क्रिया को कीमियागिरी कहा जाता था, और इससे जो रस निकलता था उसे एल्केमिकल कहा जाता था। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।